जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 86। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे हम, और फिर नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे आज, डाटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। कि ऑडिट में हम जो डाटा एनालिटिक्स है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है, और ऑटोमेटेड टूल्स हमारे किस काम आते हैं। नया टॉपिक है इस सेशन में हमारे लिए, टेस्टिंग के लिए फेवरेट होता है। आपको पता है कोई भी जब नया टॉपिक ऐड हुआ सिलेबस में, इसे अच्छे तरीके से आपने पढ़ना और समझना है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया, हाथ उठाइए, शाबाश। होम असाइनमेंट माइंड मैप आज के लेक्चर का आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया था, कल ही शेयर कर दिया गया था, आपने बना लिया होगा। कितने स्टूडेंट्स ने आज का जो माइंड लेक्चर का माइंड मैप है उनके सामने रजिस्टर में मौजूद है, लिख लिया, उन्हें बना ली। कि चंद एक स्टूडेंट है, क्यों आप लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? मुतमिन क्यों बैठे हैं आप? माइंड मैप नहीं किया आपने तो मुतमिन क्यों बैठे हैं आप? क्यों माइंड, हाँ टाइम नहीं था? क्यों, क्या करते रहे आप? क्या करते रहे हैं? क्यों टाइम नहीं था? ऑडिट के लिए टाइम नहीं था आपके पास? किसके लिए टाइम था? काउंटिंग के लिए टाइम था? किसके लिए टाइम था? असाइनमेंट किया तो ये भी असाइनमेंट का हिस्सा है। अगर आप कर लेते तो आपको पता होता आज क्या सीखने जा रहे हैं, टर्म्स क्या आएंगी, आप उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के काबिल होते हैं। तो कब का आपको क्या लगता है कि उस्ताद जो बात करता है वो आपके फायदे की नहीं होती? क्या किया माइंड मैप लेक्चर का? शर्म कर, शर्म। रात 11 बजे आ रहे हैं? किस टाइम? मैंने कल 11 बजे शेयर किया भाईजान। ये हमने माइंड मैप कब शेयर किया? कल 11 बजे शेयर किया है। मैंने तो ईशा, हाँ वक्त तकरीबन ईशा के लगभग कर दिए थे शेयर। अच्छा तो भाई कि 10 बजे क्या तो सुबह उठ के नहीं कर सकते? अच्छा अभी 15 मिनट में फारग बैठे हुए हो, 15 क्लास से पहले क्या कर रहे थे? ऊपर कौन सा लेक्चर होता है भाई? अभी क्लास में बैठे हुए तेरे को 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी कर, अभी शुरू कर लेक्चर बनाना, लेक्चर माइंड मैप शुरू करें। आपने किया है? जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर का माइंड मैप नहीं बनाया अभी शुरू करें बनाना, अभी करें, अभी करें। जी एग्जाम चीट शीट डिस्कस करते हैं। पहले इनमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, पहले वाला क्वेश्चन क्रॉस कर दीजिए, पहले वाला क्वेश्चन नहीं करना आपने। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। जी वॉक थ्रू टेस्ट है ऑडिटर का एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना। ये वॉक थ्रू टेस्ट ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है, और जो ऑडिट ट्रेल है ये है डॉक्यूमेंट्स का अवेलेबल होना। यूं समझिए ये इंस्पेक्शन से रिलेट करता है, डॉक्यूमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, और की क्वेश्चन, किसी भी ट्रांजैक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स का अवेलेबल होना ये कहलाता है ऑडिट ट्रेल। और किसी भी डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट से लेके एंड तक। कहां से? स्टार्ट से लेके एंड तक, ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक, ये कहलाता है वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट। जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? ये चीट शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीट शीट कितने स्टूडेंट से पढ़ी है? ये ना चीट शीट पढ़ रहे हैं आप, ना माइंड मैप करके आते हैं, ये कर क्या रहे हैं आप लोग अपने साथ? इस चीट शीट में उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल पूछी थी आपसे कि आप टेस्ट डाटा को और ऑडिट सॉफ्टवेयर को डिफरेंट एरियाज में कैसे यूज कर सकते हैं, जो आपने इग्नोर कर दिए। चीट शीट पढ़ के आए हो? ये करेगा ऑडिट पास, कर लेगा इंशाल्लाह, लेकिन मेहनत करेगा। जब आज से मेहनत शुरू कर देंगे ना, अब मैं क्या भाई, कोई क्वेश्चन पूछना है उसमें तो पूछना है भाई, चीट शीट में से कुछ पूछना है, दुआ करते थे। ठीक है, नहीं भाई कोई क्वेश्चन नहीं आपका चीट शीट में, और कुछ बोल ले, कुछ हाँ कर दे, कुछ ना कर दे, जिंदा लाशें बन के बैठे हैं सारे, और कुछ बोल दे। क्या इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है? सब ठीक है? जी जी हाँ, कौन सी? नंबर वाली जो चेक डिजिट कैलकुलेट करना है। हाँ वो चेक डिजिट अभी मैंने आपको नहीं कैलकुलेट करना सिखाया ना, उसको रहने दे, अभी पेंडिंग करें उसको, उसको किसी अच्छे से शुभ मुहूर्त निकालते हैं उसका, उसमें करेंगे फिर।
लेकिन ये रखिएगा, चेक डिजिट के कैलकुलेशन पेंडिंग में लिख लें, ये मैं आपको करवाऊंगा बाद में, लेकिन इतना अहम नहीं आई कि आपने आज तक नहीं पूछा, लेकिन सिलेबस में चीज़ एक्सप्लेन जरूर करूंगा इंशाल्लाह आपको। इसके अलावा कोई शीट, चले क्वेश्चन आपको दिए थे, होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? चले शुक्र है, होम असाइनमेंट तो करके हैं आप। होम असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन था सबसे पहले? 3, 1 मिनट है, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3, आइए जरा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ रोज प्राइवेट लिमिटेड सीक्स योर गाइडेंस ऑन द फॉलोइंग मैटर। आरपीएल is developing a sale invoicing system for its cash and credit customers. System डेवलप करे, system would record customers name, email address, cell number, NTS number etc. at time of sale. सिस्टम डेवलप कर रहे हैं सेल्स के लिए, कैश भी होगी सेल, क्रेडिट भी, और सिस्टम में ये एंट्री इनवाइस में आएगी, ये सारा डाटा। Required briefly discuss any 4 application control with the help of examples which should be incorporated in the system to ensure completeness and accuracy of data. एप्लीकेशन कंट्रोल बता रहा है, पहली चीज तो ये समझिए, एप्लीकेशन कंट्रोल को अंडरलाइन करें, इससे हमें क्या पता चला? क्या पूछ रहा है कि जनरल कंट्रोल नहीं है, एप्लीकेशन कंट्रोल। और एप्लीकेशन कंट्रोल में सबसे ज्यादा हमने एग्जांपल पढ़ी ही एक, बल्कि एक ही की एग्जांपल पढ़ी है, बाकी की तो सिर्फ डेफिनेशन थी। किसकी? इनपुट। क्या आपको इस सिस्टम को पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि इसमें जो उसका फोकस है वो इंफॉर्मेशन इनपुट जो करनी है उसके ऊपर फोकस है? तो एक तो आपको इंफॉर्मेशन की नेचर से पता चल गया कि ये इंफॉर्मेशन इनपुट होगी हमारे सिस्टम में, और दूसरा हमने एग्जांपल्स पढ़ी ही इनपुट कंट्रोल की है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल में हालांकि 4 तरह की कैटेगरीज हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा, लेकिन इसमें इनपुट कंट्रोल्स की एग्जांपल डिटेल में है हमारे सिलेबस में, और यहां पे भी एग्जांपल हमसे पूछ रहा है इनपुट कंट्रोल्स की ही। तो बता देंगे कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ब्रीफली डिस्कस एनी 4 एप्लीकेशन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एप्लीकेशन कंट्रोल कौन कौन से बताएंगे? लिमिट टेस्ट और रेंज टेस्ट। अच्छा, यहां पे इंफॉर्मेशन को सामने रख के देखिए, ईमेल एड्रेस, नेम, ईमेल एड्रेस, सेल नंबर, एनटीएस नंबर एटसेट्रा एट टाइम ऑफ सेल। तो आपने कोई से भी 4 कंट्रोल्स बता देने हैं, एग्रीड? अच्छा, एक कंट्रोल था फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल लिखा हुआ है आंसर में लिखा। हाँ, फॉर्मेट कंट्रोल क्या होता है भला? फॉर्मेट कंट्रोल ये है कि किसी भी फील्ड का फॉर्मेट स्पेसिफाइड हो। जैसे अगर नेम फील्ड है ना, नेम फील्ड, तो इसमें सिर्फ अल्फाबेट एंटर हो, नंबर एंटर ना हो, किसी के नाम में नंबर नहीं आता। और इसी तरह अगर सेल नंबर है तो उसमें सिर्फ नंबर्स एंटर्ड हो, अल्फाबेट्स एंटर ना हो। इसको कहते हैं फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल भी ऐड कर लें अपने पास, जो लिस्ट में थे ना, लिस्ट, उसमें फॉर्मेट कंट्रोल, यहां पे फॉर्मेट कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी से कोई से भी 3 बता दीजिए। असल चीज क्या है इसमें कि आपने जो कंट्रोल बताना है, जो भी उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी एग्जांपल भी देनी है। एग्जांपल रैंडम नहीं सेलेक्ट करनी, बल्कि जो उसने गिवन है, यानी हमने तो डिस्कशन करते हुए पेरोल की एग्जांपल भी डिस्कस की है, फॉर एग्जांपल हमने इन्वेंट्री की एग्जांपल भी डिस्कस की है, परचेज की भी है, सेल्स की भी है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल आप लिखेंगे वो गिवन केस के मुताबिक देंगे। यानी सेल्स की और सेल में भी कोशिश करनी है कि ये जो इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये या इन जैसी जो इनवाइस के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड कंट्रोल बताएं। ठीक है, जैसे इनवाइस में वो एक आप रेंज टेस्ट भी अनयूजुअल आइटम ना हो, सीरियल नंबर इनवाइस, शाबाश, सीक्वेंस नंबरिंग इंश्योर हो जाएगी। तो ये कंट्रोल्स बता सकते। बैच टोटल, बिल्कुल डे एंड पे जितने भी उस दिन की सेल इनवाइसेस हैं उनका टोटल कंपेयर करेंगे रिकॉर्डेड के साथ। जी, चेक डिजिट, हाँ जी, अगर क्रेडिट कस्टमर है तो उसका अकाउंट कोड कंफर्म करने के लिए कि कहीं उसका अकाउंट कोड गलत ना एंटर हो, चेक डिजिट आ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें अहम चीज क्या थी बताने, एप्लीकेशन कंट्रोल्स ही हैं, लेकिन किससे रिलेटेड?
उसकी गिवन सिचुएशन से रिलेटेड बताने हैं, यानी आपने जो एग्जांपल देनी है गिवन सिचुएशन के मुताबिक देनी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट था इसमें। ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें जो इनवॉइस में अमाउंट वगैरह चेंज हो गया, रेट वगैरह, तो ऑथराइज्ड पर्सन मतलब कर सकता है। इसमें अगर कोई रेट चेंज होने या सेल्स सिस्टम में वो ऑथोराइज्ड पर्सन ही कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते, ये क्यों कर सकते हैं? हालांकि ये इनपुट कंट्रोल नहीं है, ये है कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा, के जो रेट्स वगैरह में चेंज है वो ऑथोराइज पर्सन ही करे, उनका क्वेश्चन ये है। या कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करना है, वो ऑथोराइज पर्सन ही करे, ये लिख सकते। क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट को गौर से देखें, उसने ये नहीं कहा कि मुझे इनपुट कंट्रोल बताओ, उसने क्या बोला है? एप्लीकेशन कंट्रोल बताओ। तो इसका मतलब है हमने इस सिचुएशन से रेलिवेंट रहना है। इस सिचुएशन से रेलिवेंट आप इनपुट कंट्रोल भी बता सकते हैं, प्रोसेसिंग कंट्रोल भी बता सकते हैं, आउटपुट कंट्रोल भी बता सकते हैं, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा कंट्रोल भी बता सकते हैं। क्यों भाई, क्यों सारे क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने ये नहीं बोला कि मुझे इनपुट कंट्रोल्स बताओ, रिक्वायरमेंट में क्या कहा है उसने? एप्लीकेशन कंट्रोल्स बताओ। तो कोई से भी बता सकते हैं, तो कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा भी रेलिवेंट होगा। लेकिन फिर अगेन वही, किस चीज का ध्यान रखना भला? सिचुएशन के लिंक करके आपने उसको एग्जांपल देनी है। क्लियर? ये क्वेश्चन ओके? आगे चले, चलिए नेक्स्ट। कल को अगर आपको कोई इन्वेंट्री का सिस्टम दे देता है, तो इन्वेंट्री के सिस्टम को सामने रखते हुए कंट्रोल्स रिकमेंड कर देंगे जी। कुछ सॉल्यूशन को रीड करवा दें, सॉल्यूशन को रीड कर लेते हैं। नहीं, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। फॉर्मेट है, फील्ड है, सीक्वेंशियल, हाँ जी। अच्छा, ये कंट्रोल्स थोड़े डिफरेंट है, ये वो कंट्रोल्स नहीं है, इनमें से कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो आपके लिए नए होंगे। देखिए, हेडिंग से आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ये एक जनरल सा कंट्रोल है, मिनिमाइजेशन ऑफ डाटा इनपुट, के इनपुट करते हुए आप सेल्स में बार कोड का यूज करें, ये एक कंट्रोल होता है। बार कोड इनपुट, ऑटोमेटिक इनपुट हो। पहले में ये बता रहा है, ये आपने वॉल्यूम 1 में नहीं पढ़ा, ठीक है? हाँ, इसको ऐड कर लें बार कोडिंग वगैरह के जरिए से। ये भी एक कंट्रोल होता है ना, सेल इनवॉइसेस बनाते हुए आपने इसमें जो क्वांटिटी इंक्लूड करनी है, जो डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करनी है, वो स्कैनिंग के जरिए से इनपुट करें। क्योंकि याद रखें, जो भी एंट्री आप मैन्युअली करेंगे उसमें रिस्क ऑफ एरर ज्यादा है, जो एंट्री होगी स्कैनिंग बारकोड वगैरह के जरिए से ऑटोमेटेड तरीके से, उसमें रिस्क ऑफ एरर कम है। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन ये उस लिस्ट में, इनपुट कंट्रोल्स की लिस्ट में नहीं था, उसको ऐड कर लें। बात मैंने आपको बताया था ना, कुछ समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे, ये आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम हुई थी कि वॉल्यूम 1 में आई कि आपने प्रोसीजर जो है सिचुएशन कुछ और होता था, केस स्टडी में डिफरेंट सिचुएशन टेस्ट कर लेता था। तो हम फिर क्या करते थे, अगर वॉल्यूम 2 में केस स्टडी में डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट कंसेप्ट है, क्या उनको इग्नोर कर देते थे? नहीं, अपने उसे नॉलेज में ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे जो आपने एग्जांपल्स बताई एप्लीकेशन कंट्रोल्स की, वो भी ठीक है, जैसे वो भाई ने बताई एग्जांपल, लेकिन जो गिवन एग्जांपल आपके लिए इसमें नहीं होंगी, 2-3 एग्जांपल, उनको भी आप ऐड करें अपने पास। तो ये मिनिमाइजेशन ऑफ डाटा इनपुट, ये तो बल्कि आगे हमने एक दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ, याद है, जिसमें उसने कहा था कि जनरल लेजर तक काम ऑटोमेटेड है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैन्युअली प्रिपेयर होती है, वो कोई जूनियर क्लर्क है वो बनाता है। तो हमने कहा था मैनुअल प्रिपरेशन में रिस्क ऑफ एरर ज्यादा है। तो इस सेम यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जब आपने सेल इनवॉइस में डाटा इनपुट करना है, कोशिश करें ऑटोमेटेड रखें, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको मिनिमम रखें। ये पहली बात समझ आ गई आपको। दूसरी कह रहा है वैलिडेशन ऑफ डाटा वैल्यूज, ये उसने नाम थोड़ा सा इनपुट वैलिडेशन थोड़ा डिफरेंट रखा है। ये सर में क्या है, ये आपकी रेंज टेस्ट है या लिमिट टेस्ट है, ये भी क्लियर हो गया। मैंडेटरी फील्ड चेक, ये कंप्लीटनेस चेक का दूसरा नाम है, कंप्लीट, इसके साथ लिख ले, इसको काट के लिख ले कंप्लीटनेस चेक। फिर है फॉर्मेट एंड टाइप वैलिडेशन। फॉर्मेट एंड टाइप वैलिडेशन क्या है कि जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, फॉर्मेट के नंबर वाला, अगर उस फील्ड में नंबर आना चाहिए तो इंश्योर करना कि सिर्फ नंबर इंक्लूडेड हो, अगर अल्फाबेट्स आने चाहिए तो इंश्योर करना सिर्फ अल्फाबेट्स इंक्लूडेड हो। फॉर्म सीक्वेंशियल नंबरिंग, ये आपको पता ही है,
सीक्वेंस नंबरिंग हो ना, और ऑथोराइजेशन कंट्रोल कि जो डाटा है वो ऑथोराइज्ड हो। ये इसको रहने दे, ये असल में हमारा सिस्टम नहीं का कंट्रोल नहीं, किसी हद तक सिस्टम का है, लेकिन ये ज़्यादातर मैनुअल इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ऑथोराइजेशन काट दे, वो ही आंसर लिख दे तो ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इनको भी ऐड कर ले, मतलब कुछ सीखने के लिए नई चीज़ है ना, समझ आ गई आपको, ये इनको भी अपने नॉलेज में ऐड करें। लेकिन अगर आप वो इसकी बजाय बुक वाली लिख देते वो भी इक्वली करेक्ट होते। कोई इनपुट कंट्रोल 4 थोड़ी, उसने 4 पूछे हैं, 4 थोड़ी है, 10 कंट्रोल्स है, कोई से 4 लिख दे। और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था इसके बाद? क्वेश्चन 4, आइए जरा देखते हैं। कह रहा था मैनेजमेंट ऑफ रोज प्राइवेट लिमिटेड आरपीएल सीक्स योर गाइडेंस फॉर द फॉलोइंग मैटर्स। कौन सा मैटर जी? आरपीएल ऑफिस हैज रिसेंटली बीन डैमेज्ड बाय फायर causing a system downtime for 5 days. Required advise any 3 general controls to RL which may ensure continuity of its operation in future. कंट्रोल्स बताइए। पहली चीज जनरल कंट्रोल को अंडरलाइन कर लें। आपको पता चल गया कि आपने एप्लीकेशन कंट्रोल की तरफ नहीं जाना, किस तरफ जाना है? जनरल कंट्रोल। बात को रिक्वायरमेंट में मेंशन कर देता है एप्लीकेशन कंट्रोल है कि जनरल कंट्रोल है, ठीक है। और बात नहीं करता तो उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बताएगा, ऑब्जेक्टिव से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव, ये प्रोग्राम चेंजेस के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो ये कौन से वाला कंट्रोल हुआ? जनरल कंट्रोल। तो यहां पे हमें ये पता चल गया जनरल कंट्रोल है। अच्छा, किस वाले जनरल कंट्रोल में तो 6 कैटेगरीज है, ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा है? लास्ट कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस की, और सिर्फ 3 जनरल कंट्रोल पूछ रहा है। तो पहुंच गया आप क्या लिखना है। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? जो आपने जनरल कंट्रोल बताने हैं उसे क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए बताना है, ठीक है। यानी जो है बैकअप वगैरह की बात करेंगे, फायर की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कोई एक जनरल रूल होता है हमारा कि क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सोल्यूशन में इंक्लूड होना चाहिए। डन जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट कौन सा था? डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ये डिफरेंस के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, वो भी डिफरेंस होती है, याद है डेफिनेशन? बी, इंटरनल ऑडिटर ऑफ साइप्रस प्राइवेट लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड सम डिस्क्रिपेंसीज इन द सेल्स रेवेन्यू. After investigation, identified some unknown changes were made to the master price list which resulted in such discrepancies. Unknown changes to master price. Unauthorized. Requirement करें just any 3 general IT controls to prevent occurrence of such error. ठीक है। वैसे मास्टर फाइल से मेरे जहन में एप्लीकेशन कंट्रोल आ रहा था और मैं कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा लिखने लगा था, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट में उसने स्पेसिफाई कर दिया। क्या स्पेसिफाई कर? जनरल कंट्रोल। स्पेसिफाई ना करता फिर मैं अगर कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा लिखता तो वो ठीक होता फिर, क्योंकि फोकस उसकी जो गिवन सिचुएशन है उसी का ऊपर हमने किया है। लेकिन यहाँ पे उसने अब चूंकि मेंशन कर दिया कि जनरल आईटी कंट्रोल्स बताने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन कंट्रोल बताऊंगा वो गलत हो जाएगा। जस्ट एनी 3 जनरल आईटी कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ सच है। तो ये कौन से वाला केस बन रहा है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस या अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चेंजेस? अनऑथराइज्ड चेंजेस वाला है, अनऑथराइज्ड चेंजेस। हाँ जी, तो क्लियर है आपको क्या करने था हमने? क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग वो कंट्रोल आने थे? वो नहीं आने, वो तो ऑथराइज्ड चेंज के लिए, ये तो अनऑथराइज्ड है। क्या आएगा? फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल्स, पासवर्ड वगैरह के जरिए से प्रोग्राम लॉग मेंटेन करने हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किस में? हाँ जी, ऑपरेटर और प्रोग्रामर में, करेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम 6 में? नेक्स्ट फिर बताइए कौन सा? 7? ये रिप्रोडक्शन वाले थे सारे असाइनमेंट में।
चले आपको अंदाजा हो रहा है कि रिप्रोडक्शन में वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वो बेसिकली आपने ये अंदाजा लगाना होता है कि जनरल एप्लीकेशन में से कौन सी कैटेगरी है और उस कैटेगरी के कंट्रोल्स आपने मेंशन करने होते हैं। A. Chan Travel City is a tour operator which provides airline ticket bookings, hotel reservations, and customized tour packages. City has recently implemented a software for maintaining its financial records. Required. What do you understand by logical access control? Briefly describe 4 logical access control that City should employ. बताइए, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की डेफिनेशन भी है और कंट्रोल्स 4 कंट्रोल्स आपने डिस्क्राइब भी करने हैं, सिर्फ नाम नहीं लिखने बल्कि उनकी वर्किंग को डिस्क्राइब करना है। तो बताइए क्या कंट्रोल्स लॉजिकल? एंटीवायरस, यूजर नेम पासवर्ड, फायरवॉल और इंक्रिप्शन, जनरल का इंक्रिप्शन भी होता है। इसके अलावा रोल बेस, जी बिल्कुल ठीक है। और आपने क्या बोला? रिमूवल ऑफ फायर्ड एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज अकाउंट्स, बिल्कुल ठीक है। बी, डिस्क्राइब 4 कंट्रोल्स विच सिटी में एम्प्लॉय टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशन। सबसे अहम वर्ड क्या है? डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशन, यानी हमारे कंट्रोल्स होने चाहिए कंटिन्यूटी के। वो कह रहा है डिसरप्शन को रिड्यूस करना है, मतलब कंटिन्यूटी को इंश्योर करना है, वो बैकअप वगैरह के कंट्रोल्स। चलिए जी, ये थे हमारे क्वेश्चंस। ये अभी रहता है कोई? ओके, अच्छा ये केस स्टडी वाला। एडवांस लिमिटेड रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले, क्योंकि ये केस स्टडी बड़ी है, वो छोटे छोटे सवाल थे इसलिए हमने उसको सीक्वेंस में पढ़ा। यहाँ पहले रिक्वायर आइडेंटिफाई ब्रीफली डिस्क्राइब द वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ एरर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ such errors. Advanced Limited uses in-house developed integrated system for all its accounting operational needs. AL has been facing following issues in transaction processing. पहला, अच्छा मुझे ये बताइए, किसी एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा कंट्रोल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक कंट्रोल एक से ज्यादा प्रॉब्लम में यूज हो। कर पहला, while processing a batch of 30 purchase invoices, it was noticed that 3 invoices of suppliers were posted twice in the accounts. डुप्लीकेशन चेक, इसमें कौन से वाला कंट्रोल बेहतर है? कौन से वाला कंट्रोल? डुप्लीकेशन चेक। डुप्लीकेशन चेक आपकी ट्रांजैक्शन को डबल रिकॉर्ड होने ही नहीं देगा। जैसे ही सेम नंबर की दूसरी ट्रांजैक्शन एंटर हो रही होगी, एरर मैसेज दे देगा। जैसे ईमेल अकाउंट वगैरह जब आप क्रिएट करते हैं, उसमें भी डुप्लीकेशन टेस्ट बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है कि सेम ईमेल आईडी 2 लोग रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेम नंबर की 2 इनवॉइसेस रिकॉर्ड नहीं, डुप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है जी। अच्छा, बैच टोटल भी कह सकते हैं, लेकिन वो कम अहम है, क्योंकि वो एरर, अगर आप बैच टोटल को लेके चलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड हो जाएगी ट्रांजैक्शन, बाद में डे एंड पे आइडेंटिफाई होगी, तो वो तो डिटेक्टिव कंट्रोल बन जाएगा हमारा। हमारे लिए तो अहम चीज है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल हो, एरर अगर हो ही ना। प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव में से ज्यादा बेहतर कौन सा वाला कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। अगर वैसे तो दोनों ही लगाने चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक सजेस्ट करना है किसी को, तो प्रिवेंटिव सजेस्ट करेंगे। बैच टोटल भी रेलिवेंट है यहाँ पे, लेकिन वो लेस रेलिवेंट है एज कंपेयर टू ये डुप्लीकेशन टेस्ट। हाँ नहीं, बैच टोटल क्या करेगा जब डे एंड के ऊपर हम जाए। इस वक्त टोटल इनवॉइसेस है 30, सिस्टम में कितनी रिकॉर्ड हुई है भैया? सिंपल सवाल का सिंपल जवाब, इनवॉइसेस कितनी है? 30, रिकॉर्ड कितनी हुई है? 33। डे एंड के ऊपर जब हम अपने बैच टोटल करेंगे, यानी फिजिकल इनवॉइसेस का टोटल करेंगे, वो निकलेगी 30, सिस्टम में एंट्रीज काउंट करेंगे होगी 33, तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि कोई गलती हो गई है, और हम इनको 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन मैच करके 3 जो डुप्लीकेट एंट्रीज उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन इसमें तो एफर्ट्स आपको अप्लाई करना पड़े, इसलिए ये लेस प्रेफर्ड है। इससे बेहतर कंट्रोल क्या है? डुप्लीकेशन। सेकंड, some instances have been identified in which AL's accountant had posted the amount received from the customer in some other customer's account due to typing error of the customer code.
कस्टमर को चेक डिजिट की डेफिनेशन याद है आपको? कैलकुलेट करना नहीं आता आपको, लेकिन डिफाइन कर सकते हैं ना, कंसेप्ट तो पता है आपको। हाँ जी, एक्स्ट्रा डिजिट बिल्कुल ऐड करना एट द एंड ऑफ द कोड, ये कोडिंग एरर को प्रिवेंट करता है। थर्ड, while processing the payments the accountant often fails to mention the check number, due to which it makes a lot of time to trace the payments in bank statement. ये किस है? completeness है कि फील्ड के एंट्री के बगैर, रिक्वायर्ड फील्ड एंटर किए बगैर ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना हो। पहुंच गए इस कंट्रोल के ऊपर, कंप्लीटनेस कंट्रोल के ऊपर। पेमेंट कर रहे हैं और नंबर लिख नहीं रहे। लास्ट, while recording inventory movement the accountant had used incorrect inventory codes. Since these codes did not exist, the system posted the transaction in suspense account. उसने इनकरेक्ट कोड एंटर किए, ये कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, सिस्टम ने ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया। एग्जिस्टेंस या चेक डिजिट? एग्जिस्टेंस, चले ठीक है, एग्जिस्टेंस भी ठीक है, मेरे जहन में चेक डिजिट आ रहा था। अच्छा, कोड एंटर ठीक किया है? नहीं, इनकरेक्ट किया है, इनकरेक्ट कोड। हाँ, इसके लिए चेक डिजिट भी ठीक है और एग्जिस्टेंस सिस्टम उसी वक्त मेंशन कर दे, बजाय रिकॉर्डिंग के उसी वक्त मेंशन कर दे, स्टॉप कर दे, फ्लैग कर दे कि सर ये कोड एग्जिस्ट नहीं करता, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करे। अगर बैंक को किसी ऐसे कस्टमर का चेक दे दे जिसका अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, तो क्या बैंक उस चेक को प्रोसेस करके सस्पेंस में डाल दे सिस्टम? फौरी तौर पे प्रिवेंट करना चाहिए उधर ही। जी क्लियर हो गई है? अच्छा, इसमें आपने क्या स्किल सिखाई है? इस केस स्टडी के अंदर स्किल क्या सिखाई है, मुझे ये बताइए। क्वेश्चन तो कर लिया है, स्किल क्या सीखी आपने? कि आईटी सिस्टम में कोई वीकनेस बता के हमसे पूछेगा कि इसका कंट्रोल बताइए क्या होगा। ये क्या इस तरह का क्वेश्चन हमसे वो कंट्रोल्स वाले टॉपिक में पूछता था, उसी स्टाइल में। डन जी, कोई प्रॉब्लम? क्लोज कर दे इसको। चलिए अब चलते हैं हम अपने जो नया टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है उसकी तरफ, जो कि है डाटा एनालिटिक्स। अगर तो आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएसआर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इजी होगा टॉपिक। उनके लिए समझे ऐसा ही है जैसे कि एबीसी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने डीएसआर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, जो कि मेरा ख्याल ज्यादातर नहीं पढ़ रहे होंगे, वो तो ग्रुप ए का और आप ग्रुप बी का, कितने स्टूडेंट डीएसआर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? है कोई क्लास में? चंद एक, ना होने के बराबर 2-4। उनके लिए थोड़ा इसमें सीखने की चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज में रखिएगा, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ये, बल्कि पूरे आईटी के चैप्टर में हमारी ये टेक्निक रहेगी। हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर को नहीं सीखने की कोशिश करनी कि कोई टेक्निक हो और मैंने सिर्फ थोड़ी सी समझा दी, आप कहें नहीं इसकी मजीद एग्जांपल जरा अगर हो जाए ना, और नेट पे जाके मजीद एग्जांपल सर्च करना शुरू कर दें ना, मेरी रिकमेंडेशन है ना करें। बल्कि दिल करे तो कर भी ले, लेकिन केस स्टडीज वगैरह अपनी होम असाइनमेंट करने के बाद, आज की होम असाइनमेंट करने के बाद कोई नेट में कोई कंसेप्ट आपको अच्छा लगे, कोई एग्जांपल अच्छी लगे, उस कंसेप्ट को मजीद एक्सप्लोर करना चाहे, मेरी तरफ से इजाजत है, कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट करने के बाद, पहले आज की असाइनमेंट करनी है। और ये कंसेप्ट ध्यान से सुनना समझना है। आई कैप का ये रिवीजन है इसमें इस टॉपिक की, तो आई कैप का ये फेवरेट होगा। मुमूमी तौर पे जो न्यू टॉपिक्स होते हैं वो फेवरेट होते हैं। कंसेप्ट क्या है? डाटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड टूल्स इन डाटा। अच्छा, आपसे मैं थोड़ा सा आगे हो जाएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं इंसान झूठ बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, ठीक? नंबर्स क्या लेकिन शर्त क्या है कि नंबर्स को हमने यूज करने से पहले, नंबर से किसी नतीजा निकालने से पहले हमने उनको चेक किया हो कि वो इन इटसेल्फ ठीक है।
यानी समझाना क्या चाह रहा हूं, देखिए डाटा एनालिटिक्स कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि आप डाटा को यूज करते हुए एनालिसिस परफॉर्म करें और उस एनालिसिस से जो इस नतीजे पे पहुंचेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। इंक्वायरी में फिर भी चांस है कि इंक्वायरी करें ना किसी से, वो झूठ बोल दे। ऑब्जर्वेशन में फिर भी चांस है कि जिस वक्त हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वक्त तो सारी चीजें ठीक चल रही हो, आगे पीछे तबाही फिरी हो। ये भी इंस्पेक्शन में भी चांस है क्या, जो डॉक्यूमेंट्स आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो उसमें फॉर्जरी की गई, कोई 2 नंबरी की गई हो। लेकिन डाटा एनालिटिक्स का कंसेप्ट ये है कि अगर आप एक दफा डाटा आपने सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया, उसको चेक कर लिया, वो ठीक है, उसके बाद उस पर जो भी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, उस एनालिसिस के नतीजे में जिस भी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, आप गलती नहीं खाएंगे। यह है कंसेप्ट डाटा एनालिटिक्स। ठीक है भाई, ये आज से 10-15 साल पहले क्यों नहीं कंसेप्ट आया था डाटा एनालिटिक्स का? ये भी 2 साल पहले क्यों इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? हाँ, इसलिए कि इससे पहले डाटा जनरेशन लिमिटेड होती थी। डाटा जनरेशन लिमिटेड होती थी। अब एआई की वजह से डाटा जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। इस वजह से क्लाइंट के पास भी अगर आप जाएंगे ना तो उसके पास डाटा भी ज्यादा, अपने ऑपरेशंस में डे टू डे रूटीन में वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है इसमें वो डाटा ज्यादा यूज कर रहा है। तो एज ऑडिटर हमें भी क्या इस काबिल होना चाहिए, इसको बोलते हैं बिग डाटा। मैनेजमेंट के पास बहुत सा डाटा हो, डे टू डे ट्रांजैक्शंस में वो ज्यादा से ज्यादा डाटा यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं बिग डाटा। तो हमारे पास भी कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि हम मैनेजमेंट के बिग डाटा को एनालाइज कर सके। मैनेजमेंट ने हमें बहुत सारा डाटा दे दिया, हमने कैसे उसमें से इफेक्टिवली रिजल्ट निकालने हैं, कैसे इसको एनालाइज करना है, ये एक कंसेप्ट कहलाता है डाटा एनालिटिक्स। और हम स्टडी करेंगे डाटा एनालिटिक्स को ऑडिट में कैसे यूज करना है। यानी कंसेप्ट तो आपको बता दिया, डाटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है, लॉट ऑफ डाटा है, उस पे डिफरेंट टाइप के एनालिसिस परफॉर्म करने हैं हमने। डाटा एनालिटिक्स क्या है, लॉट ऑफ डाटा, उस पे डिफरेंट टाइप्स के एनालिटिक्स परफॉर्म करने, एनालिसिस करने हैं। लेकिन अब हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ ऑडिट प्रोफेशन को सामने रख के करेंगे। जैसे सैम्पलिंग टेक्निक है ना, सैम्पलिंग टेक्निक बहुत से प्रोफेशन में यूज होती है, लेकिन हमने क्या सीखा, ऑडिट प्रोफेशन में सैम्पलिंग कैसे यूज होगी। उसी तरह डाटा एनालिटिक्स एक टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत से प्रोफेशन में यूज होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी यूज होगी है, मेडिकल प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में भी, लेकिन हमने इसकी एप्लीकेशन कहाँ सीखनी है, ऑडिट में। इसलिए अगर कभी आप जीपीटी वगैरह में जाके सर्च भी करें ना तो सिंपल उससे ये नहीं कहना कि मुझे डाटा एनालिटिक्स की एग्जांपल बताओ, वो इंजीनियरिंग की एग्जांपल उठा के दे देगा, साइंस की एग्जांपल। आपने क्या कहना है, मुझे ऑडिट प्रोफेशन में डाटा एनालिटिक्स की एग्जांपल बताओ, कंटेक्स्ट उसको बता देना। ठीक है, ये तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डाटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड टूल। अच्छा, ऑटोमेटेड टूल्स क्या है? ऑटोमेटेड टूल समझिए डाटा एनालिटिक्स का एक टाइप, एक सब पार्ट है कि जब हमने एनालिसिस करना है ना तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस ऐसे हों जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हों, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ना कोई इंटरफेरेंस करना पड़े। ठीक है, तो क्योंकि असल में तो कंप्यूटर का फायदा तभी है ना जब ऑटोमेशन होगी। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट, डाटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड टूल्स। अब वो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है कि आपने इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में कह रहा है प्लानिंग द ऑडिट एंड स्कोपिंग आईसीटीज। आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। फिर इसके बाद पहले हमें क्या सिखाएगा, प्लानिंग द ऑडिट एंड स्कोपिंग आईसीटी। पहले प्लान करें कि आपने डाटा एनालिटिक्स को यूज किस एरिया में करना है। क्या हर एरिया में डाटा एनालिटिक्स या ऑटोमेटेड टूल्स यूज हो सकते हैं? नहीं, नहीं। ठीक है, जिनमें ये कुछ एरियाज है, जैसे ये चूंकि आईटी टूल्स को यूज करने की कॉस्ट होती है, तो पहले हमारी कोशिश होगी कि आईटी टूल्स उन एरियाज में यूज हो जो हाई रिस्क एरियाज है। नॉर्मल वाले एरियाज में इतनी एडवांस टूल्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। पहला सूल हाई रिस्क वाले, और हाई रिस्क में भी उन चीजों के ऊपर डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं जो ऑटोमेट हो सकती हो।
क्योंकि जो चीजें ऑटोमेटेड नहीं है, जो जजमेंटल चीजें होती हैं, जो रूटीन की नहीं है, उन पे आपने ये टूल इस्तेमाल नहीं करने। टूल्स किन पे इस्तेमाल करने हैं? जो रूटीन की चीजें होंगी और जो ऑटोमेटेबल हैं, ऑटोमेट हो सकती है। तो पहला स्टेप क्या है मेरा? प्लानिंग द ऑडिट एंड स्कोपिंग आईसीटी यूज। कि पहले डिसाइड करें, प्लान करें, डिसाइड करें कि आपने आईसीटी को यूज कहाँ कहाँ करना है। आपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, इनको कहाँ कहाँ यूज करना है, किस एरिया में। डन। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर जिसे जैसे फर्ज करें सेल्स में हमने यूज करना है, तो फिर ऐसा करें, डाटा गैदर करें और इसे प्रिपेयर करें। सेल्स के एरिया का डाटा इकट्ठा करें और इसको रेडी करें। रेडी किस लिए? ताकि आप सब्सिक्वेंटली एनालिसिस परफॉर्म कर सके उसके ऊपर। पहले डिसाइड करो भैया किस एरिया में यूज करना है, कहां यूज करना है। हमने डाटा एनालिटिक्स को किस एरिया में कहां यूज करना है। फिर क्या डिसाइड करो भाई, जिस एरिया में यूज कर उसका डाटा कलेक्ट करो और उसे नीट प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करने का मतलब क्या? नीट एंड क्लीन करो। उसमें कोई कमी बेशी है उसको एडजस्ट करो, सीधा करो, नीट एंड क्लीन करो। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करो डाटा, यानी जनरल लेजर से सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हमें पता चला कि कुछ जगहों पे फॉर्मेट सेल नंबर ठीक लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे वो हैश हैश लिखा हुआ है, हैश हैश। हमने कहा हैश हैश कहां से आ गया? पता चला कि फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आ गया था, जिस वजह से ये तब्दीली, हमने उस फॉर्मेट को ठीक कर दिया। ठीक है। कभी आप नोट करें ना, अगर एक्सेल में काम कर रहे हो तो अगर एक्सेल में सीधा लिखे ना कि दिस इज ए फील्ड, तो लिखा आएगा दिस इज ए फील्ड। और अगर आप बुलेट सा लगाए ना, हल्का सा माइनस का बटन प्रेस करके लिखे दिस इज ए फील्ड, वो एरर मैसेज देता है, दिस इज ए फील्ड शो नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि हालांकि आपने हल्का सा माइनस का लफ्ज लगाया हुआ है, लेकिन उस माइनस के लफ्ज की वजह से वो उसको इंटरप्रेट करता है जैसे ये कोई न्यूमेरिक फिगर आगे आने वाली है, जो माइनस की शक्ल में है, -5, -25। और जब वो अल्फाबेट होता है तो कहता है स्टार्ट तुम लोगों ने ऐसे किया जैसे न्यूमेरिक फिगर आगे देने लगे हो, आगे लिख दिया तुमने अल्फाबेट, वो पागल हो जाता है, वो कहता है मैं कुछ भी शो नहीं कर, एरर मैसेज दे। तो इस तरह के छोटे छोटे एरर फॉर्मेट की वजह से डाटा हमारा डिस्टर्ब होता है। तो हमने क्या करना होता है? इनमें से चेंजेस करनी होती है ताकि ये ठीक हो जाए, यानी डाटा करेक्ट हो जाए। डाटा में अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी है, कोई फील्ड ऐसी है, जैसे फर्ज कीजिए 25 तारीख की इनवाइसेस आ रही थी, उनमें से दरमियान में 2-3 इनवाइसेस ऐसी हैं, उनसे पहले वाली भी 25 की डेट है, बाद वाली इनवाइस की भी 25 की डेट है, उस इनवाइस की डेट मिसिंग है किसी वजह से। तो क्या करना चाहिए हमें? उस डाटा को जब एक्सट्रैक्ट किया, 1-2 फील्ड में डेट्स मिसिंग हो गई, क्या करना चाहिए हमें? उस डाटा के ऊपर एज इट इज एनालिसिस परफॉर्म कर ले, पहले उसको कंप्लीट करें, उसमें अगर कोई मिसिंग चीजें हैं, कोई एरर है, उसको ठीक करें। क्योंकि आपको बताया था आईटी का रूल है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप जिस डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं वो डाटा गलत है, तो जो एनालिसिस है वो भी ऑटोमेटिक है। तो अभी हम एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर रहे, ये सेकंड स्टेज आ गई है। पहले हमने डिसाइड किया एनालिसिस किस एरिया पे परफॉर्म करना है, फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या डिसाइड किया? जिस एरिया में एनालिसिस परफॉर्म करना है उसका डाटा इकट्ठा करो और देखो वो नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर उसमें कोई गड़बड़ है, कोई डाटा मिसिंग है, कोई इनएक्यूरेट है, कोई एरर है, उसको क्या करो? ठीक करो डाटा को। ठीक है। ये 2 स्टेप होते हैं यहाँ पे डाटा गैदरिंग एंड प्रिपरेशन में। पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, यानी जीएल में से सारा डाटा निकाला, सारी सेल, सारी परचेज, सारे पेरोल का डाटा, और फिर उसको क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया डाटा को। क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, डाटा क्लीनिंग, इसको बाद का डाटा क्लींजिंग भी बोलते हैं। क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, क्या? उसके ऊपर लेपा पोती की, कोई गड़बड़ है, छोटा मोटा मसला है, तो उसको ठीक कर लिया ताकि हमारा डाटा रेडी हो जाए। कोई भी मिसिंग चीज है, डुप्लीकेट चीज है, फॉर्मेट को चेंज करने की जरूरत है, ठीक करें। ये ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली हम डाटा एनालिटिक्स के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं? एक्सेल का। ये एक्सेल से मिलता जुलता उसका एक कजन फॉर्मेट है CSV फॉर्मेट, वो यूज करते हैं। वो भी टेबल, वो भी एक्सेल ही होते हैं, एक्सेल की तरह टेबल्स ही होते हैं उसमें। ठीक है। कोमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV बोलते हैं इसको। ठीक है। जैसे मुझे बताइए, अगर मैंने क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट है, क्लाइंट ने एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शन किए हैं, और मैं उसमें से जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है वो ढूंढना चाहता हूं। क्लाइंट, तो मुझे बताइए, अगर पुराना जमाना होता, आपके सामने बैंक स्टेटमेंट आ जाती, आपके तो हफ्ता 10 दिन गया था। ठीक है। और खास तौर पे अगर कोई बंदा इस तरह का फ्रॉड कर रहा होता कि हर 1530वीं ट्रांजैक्शन फेक है, सिस्टमैटिक एरर करता, या हर ट्रांजैक्शन
जो 499 रुपए की है, 500 से कम, लेकिन अपीयर हर समझ लीजिए 5000 ट्रांजैक्शन के बाद हो रही है, ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, क्या कोई मैनुअल पर्सन इंसान आसानी से इसको डिटेक्ट कर पाता? नहीं कर पाता। ये हिडन पैटर्न होते हैं। आपके सामने 1 लाख ट्रांजैक्शन है, उसमें हर 500वीं ट्रांजैक्शन फेक है। आप जब तक अगले 500 पे पहुंचेंगे पिछला नंबर जेन से निकल चुका होता है। लेकिन जो कंप्यूटर है, जो डाटा एनालिटिक्स टूल्स हैं, वो पूरे डाटा को अपने जेन में रखते हैं स्टार्ट से लेकर, उसमें इस तरह के जो हिडन पैटर्न होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनकंसिस्टेंसी होती है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, डाटा गैदरिंग एंड प्रिपरेशन। इसमें 2 स्टेप क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट डाटा किया, डाटा को क्लीन किया। एक्सट्रैक्ट डाटा का मतलब क्या है, डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया। जैसे क्लाइंट से हमने कहा भैया पिछले पूरे महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालो, क्लाइंट ने कहा अच्छा, बैंक के अकाउंट पे गया, अब बैंक की वेबसाइट पे गया, अपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, वहां से मंथ सेलेक्ट किया, यहां से लेके इस डेट तक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, डाउनलोड का बटन दबा दिया। ये क्या किया इसने, एक्सट्रैक्ट किया डाटा, एक्सट्रैक्ट किया डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया। जब ओपन किया हमें पता चला वो तो पीडीएफ में डाउनलोड हुआ है। हमने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हम तो एक्सेल में एनालिसिस करते हैं, हम तो एक्सेल में एनालिसिस करते हैं। अगर आपने काम किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पे तो आपको अंदाजा होगा, एनालिसिस के लिए हम ऑडिटर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में हमारे जमाने में तो ये होता था, आपका पता नहीं है, जो यूज करते थे वो एक्सेल होते थे। इवन क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वर्ड पे नहीं, एक्सेल पे बना करते थे। तो बहरहाल हमने कहा, तो उससे क्लाइंट ने कहा कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, सॉफ्टवेयर मौजूद है सर, कन्वर्ट कर लीजिए। हमने कहा नहीं नहीं, तुम दोबारा, उधर हमने देखा था सेव एज पीडीएफ की ऑप्शन थी, सेव एज एक्सेल की भी ऑप्शन थी, दोबारा ओरिजिनल डाटा जो है वो एक्सेल में डाउनलोड करो। फिर उसके बाद हमने देखा उसमें अगर कोई कमी बेशी है उसको ठीक कर लिया। ये कौन सी स्टेज है, क्लीनिंग डाटा। 2 स्टेजेस हो गई। अब आपके पास डाटा है रेडी टू यूज। अब आपने इसको क्या करना है भाई, यूज, यानी क्या करें, डाटा एनालिटिक्स अप्लाई करें। क्या करें, डाटा एनालिटिक्स अप्लाई। भाई पहले क्या किया हमने प्लान किया। क्या प्लान किया कि डाटा एनालिटिक्स के हाई रिस्क एरिया में यूज करना है, और हाई रिस्क एरिया में उन एक्टिविटीज पे यूज करना है जो ऑटोमेटेबल है, रूटीन वाले। और फिर हमने क्या किया, जब फैसला किया कर लिया किस जगह पे यूज करना है, किस एरिया में, किस एक्टिविटी के लिए, फिर क्या करना है, डाटा मंगवाओ क्लाइंट से। उसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, डाटा एक्सट्रैक्ट किया हमने, क्लीन से। ये बहुत अहम एक्टिविटी है, ये बहुत अहम एक्टिविटी है, ये क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जब डाटा हमारे पास आ गया और हमें पता चल गया कि ये ठीक है, ओके है, अब क्या करें, इस डाटा को यूज करें। भाई किस लिए यूज करें, जिस लिए क्लाइंट से लिया था, क्या, एनालिटिक्स परफॉर्म। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है कि डाटा एनालिटिक्स आप कितनी टाइप्स की परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स कितने तरह, यानी डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं ना, डाटा पे मुख्तलिफ तरह का एनालिसिस करना है, डाटा को मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज करना है। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस कितने हैं, 3 है टाइप ऑफ एनालिसिस। पहला टाइप ऑफ एनालिसिस है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है डायग्नोस्टिक, तीसरा है प्रेडिक्टिव या एडवांस्ड। प्रेडिक्टिव या एडवांस, जैसे था ना वो एक तरह से प्रेडिक्टिव डिटेक्टिव, वो कंसेप्ट वो नहीं है, उस तरह का है, वो नहीं है, उस तरह का है। भाई आप ने जब एनालिसिस करना है, ठीक है, तो 3 तरह के डाटा एनालिटिक्स है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव या एडवांस्ड। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब ये है इवैल्यूएट करना, क्या गलत हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या गलत हुआ। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बताते हैं व्हाई इट हैपेंड, क्यों हुआ गलत। और प्रेडिक्टिव या एडवांस एनालिटिक्स बताते हैं व्हाट कुड हैपेंड, क्या हो। ये आपके पास्ट पे फोकस करता है, क्या हुआ, ये फ्यूचर पे फोकस करता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं पेरोल का कैलकुलेशन करता हूं, पेरोल की, और मैं देखता हूं भाई कि
जनवरी के महीने के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, समरी आ गई मेरे पास। हर महीने के एम्प्लॉयज फैक्ट्री के और हर महीने की प्रोडक्शन मेरे सामने आ गई, दोनों की समरी। और मैं देख रहा हूं प्रोडक्शन तो हर महीने की तकरीबन एक जैसी है। ये पेरोल जो है ये जुलाई में 10 एम्प्लॉयज ज्यादा क्यों हो गए हैं, और फिर उसके बाद पूरा साल स्टे किया उन्होंने। ये जो एनालिसिस है आपके ख्याल में, ये कौन सा एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक या प्रिडिक्टिव, कि जिसमें मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हुआ क्या है, हुआ क्या भाई। ये सैलरीज एक्सपेंस, अगर मैं सिस्टम डाटा से कहता हूं मुझे ऐसा बताओ कि किस महीने में ज्यादा सैलरीज एक्सपेंस था, मुझे वो आइडेंटिफाई करके दो। तो ये क्या डिस्क्रिप्टिव, ये क्या है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मैं मसले को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या। ये इसके लिए हमारी टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, ट्रेंड एनालिसिस और समरी स्टैटिस्टिक्स। दो टेक्निक्स कौन कौन सी, ट्रेंड एनालिसिस और समरी स्टैटिस्टिक्स। यानी मैंने उसे कहा भैया हर महीने का सैलरीज एक्सपेंस का जरा मुझे वो चार्ट तो बता दो, वो लाइन क्या बोलते हैं उस लाइन को, वो जो बता रही होती है, स्कोर बता रही होती है। वो क्रिकेट मैच में लाइन नहीं होती कि ग्राफ नहीं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, बार स्लोप नहीं, उसका कुछ और नाम होता है। वो जब प्रिडिक्ट कर रही होती है, अब मैच नहीं होता, मैच 35 ओवर के बाद वो बता नहीं होते लाइन कि ये पाकिस्तान का ये स्टैट्स होते हैं, शाबाश। तो हाँ, जो कंपैरिजन वाली लाइन आ रही होती है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की लाइन। तो बहरहाल अगर मैं सिस्टम को ये कहता हूं कि मुझे बताइए हर महीने में हमारा सैलरीज एक्सपेंस क्या रहा है, व्हाट, ताकि पता चले कि इसमें इंक्रीज इतना आया है, तो ये किस महीने में इंक्रीज था। तो वो जो मेरे सामने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, कौन सा एनालिसिस मैं परफॉर्म कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी ट्रेंड एनालिसिस। जनवरी के महीने की सेल ये थी, फरवरी की ये, मार्च की ये, अप्रैल की ये, वो पूरे महीने, पूरे साल में क्या हुआ सेल्स में, पूरे साल में क्या। मैं उससे पूछूं भाई पूरे साल में, पिछले साल में हर महीने की सेल्स क्या थी बताओ, तो वो मुझे एक ट्रेंड लाइन दे देगा। ट्रेंड लाइन गालवन उसको बोलते हैं, ट्रेंड लाइन शो करवा देगा। अगर मैं उससे कहूं मुझे पिछले पूरे साल में हर महीने का पेरोल एक्सपेंस क्या था वो मुझे दिखाओ, तो वो मुझे एक बार चार्ट बता देगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है चीजें, ये है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्राइब कर रहा है डाटा को। देखें अगर मैं खुद से देखना चाहूं ना, मेरे सामने पूरे महीने, पूरे साल की 12 महीनों की सेल्स की ट्रांजैक्शन हो, तो मुझे खुद से एनालिसिस करने के लिए हर महीने को अलग अलग करना पड़ेगा, उसका टोटल बनाना पड़ेगा। डाटा एनालिटिक्स में आपने लेजर को सिस्टम के अंदर अपलोड कर दिया, उसके बाद उससे जो सवाल पूछते जाएं वो आपको उसका जवाब देता जाएगा, एनालिटिक्स एनालिसिस करता जाएगा। आप उसे कहें जी मुझे हर महीने की सेल प्रेजेंट करो, सेल प्रेजेंट कर देगा। आपके अच्छा सेल के साथ मुझे कॉस्ट ऑफ सेल भी प्रेजेंट करो, सेल के साथ मुझे जो लेबर हमारी है, लेबर एक्सपेंस, उसको भी प्रेजेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि दोनों एक ही जो है वो रेशो से इंक्रीज हो रही है कि नहीं। यह है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, आपके डाटा को डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें जो टेक्निक्स यूज होती है वो कौन कौन सी है, ट्रेंड एनालिसिस और समरी स्टैटिस्टिक्स। फिर है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस है कि मैंने ये कहा ये जुलाई के महीने में एकदम से जो वेजेस एक्सपेंस है ये ज्यादा क्यों हो गया। जब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से मेरे सामने हर महीने का सैलरीज एक्सपेंस आया, उसमें मैंने देखा बाकी महीनों के सैलरीज एक्सपेंस जो थे वो तो इस लेवल पे थे, इस लेवल पे थे, ये एक महीने में जुलाई में ये लेवल, बाकी फिर ये। अब ये जो मैंने हर महीने का डाटा मंगवाया एक्सपेंसेस का, तो उसने मुझे ये चार्ट सामने ला के रख दिया। ये कौन से वाला एनालिसिस है भला, ये है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब मुझे ये अनयूजुअल चीज सामने आई, अब मैं इसको क्या कह रहा हूं भाई, ये जून के महीने की जो पेरोल है ना, इसकी पेरोल शीट को चेक करो
और प्रीवियस और नेक्स्ट पेरोल शीट के साथ कंपेयर करो, इसमें कौन से वाले चीज अनयूजुअल है। जो अनयूजुअल चीज होती है उसे बोलते हैं आउटलायर। आउटलायर क्या बोलते हैं? आउटलायर का मतलब है वो चीज जो कि अनयूजुअल है, वो ऑड चीज होती है ना, ऑड ऑप्शन को आउट करें, वो बास का एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑड चीज, 4 चीजें हैं, इनमें से बताएं कौन सी चीज ऑड है, वो होता है आउटलायर। तो मैंने तो उससे मुझे बता दिया कि सर 4 लोग ऐसे हैं जो ना इस महीने से पहले पेरोल शीट में थे, ना इस महीने से बाद पेरोल। तो ये आउटलायर डिटेक्शन, मुझे पता चल गया ये जो 4 अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है ना, इसकी वजह से मसला है। तो ये कौन से वाला टूल हुआ डाटा एनालिटिक्स का? डायग्नोस्टिक, जिसने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया। एक है डिस्क्राइब किया, जब मेरे सामने चार्ट बनाया वो डिस्क्राइब था, फिर उस चार्ट में जहां मुझे लगा कि अनयूजुअल चीज आ रही है, मैंने कहा इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये क्या है? डायग्नोस्टिक। फिर इसके बाद एक और टूल भी यूज होता है ऑडिट में, रेशियो एनालिसिस भी इसी की एक एग्जांपल है। रेशियो एनालिसिस में क्या डायग्नोज होता है? कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के साथ, क्या डायग्नोज होगा भाई? पिछले साल की निस्बत को अनयूजुअल हाई चीज है या लो चीज है, वो सामने आ जाएगी। डन। अच्छा, मुझे अब आप एग्जांपल बताए प्रेडिक्टिव या एडवांस्ड एनालिटिक्स। अब ये आप खुद मुझे बताएंगे, मैं कंसेप्ट मैं बताता हूं, यूज इसका ऑडिट में आपने बताना है। कंसेप्ट ये है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो पास्ट ट्रेंड की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स है ना, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ जो पास्ट की आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसकी बेस पे रिजल्ट सामने रखेंगे, लेकिन प्रिडिक्टिव एडवांस क्या करेगा? पास्ट की ट्रांजैक्शन की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा। बजट नहीं, बजट तो पहले से कह सकते हैं, लेकिन बजट में इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए टूल यूज होगा, एज ऑडिटर हमारे लिए नहीं। वैसे बजट की एग्जांपल भी ठीक है, मटीरियलिटी के, आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें उसने पिछले 1 साल का डाटा दिया था और अगले साल का 8 महीने का डाटा दिया था सिर्फ। उसमें तो रेशोज और परसेंटेजेस यूज हुई थी, तो हमने कहा था रेशो और परसेंटेज सेम रहती है। सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, आप इंटरम ऑडिट करने के लिए गए, आपके पास 10 महीनों का डाटा क्लाइंट का, आपने रिस्क असेसमेंट करनी है। इस साल का डाटा 10 मंथ का है, पिछले साल का डाटा 12 मंथ का है, क्या रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं? अगर 10 मंथ की सेल को पिछले 12 मंथ की सेल के साथ कंपेयर करेंगे तो वो तो अंडरस्टूड है, कम ही आएगी। तो रिस्क असेसमेंट कैसे करें? इसके 10 को उसके 10 के साथ कंपेयर कर लें, पिछले साल का 10 है ही नहीं, क्या करें? अपोजिट, इसके 10 इस साल के 10 को इस साल का 12 बना ले। ये कैसे बनाए? ये है एडवांस टूल, यह है प्रेडिक्टिव टूल्स। आप पिछले महीनों की सेल्स को बिल्ड करके अगले 2 महीनों की एक्सपेक्टेशन डेवलप करें कि सेल्स कितनी होगी, प्रेडिक्ट करें कितनी होगी। और याद रखें, एक अंदाजा हम भी लगा सकते हैं, लेकिन जो डाटा एनालिटिक्स में वो अंदाजा लगाएंगे ना, वो बहुत से फैक्टर को सामने रख के लगाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, सर पिछले महीनों में ऑन एवरेज ग्रोथ 10% है, तो इसी को लगा के हम पूरे साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो सीजनल फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है, वो डिफरेंट डेटर्स जो है वो पूरे महीने में या साल में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैवी अमाउंट का ऑर्डर देते हैं, जो डाटा एनालिटिक्स है ये सारे वेरिएबल्स को कंसीडर करके आपको बता देगा कि 12 मंथ्स की सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है, और ये ज्यादा एक्यूरेट फिगर होगी। तो ये हमारे 3 तरह के डाटा एनालिटिक्स हो गए। बताइए कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं हम डाटा एनालिटिक्स में? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है? जो हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करेगी पास्ट में क्या हुआ। डायग्नोस्टिक क्या है? जो पास्ट में अगर समथिंग रॉन्ग हुआ, इसमें से अगर फॉर एग्जांपल 10 चीजों का एनालिसिस किया, 8 चीजें ठीक थी, 2 चीजें गलत थी,
तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे क्या कि ये जो दो चीजें गलत हुई हैं ये क्यों गलत हुई, इनके ऊपर फोकस कर सकेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कि अगर ये सिस्टम करंटली इसी तरीके से आगे चलता है तो फ्यूचर में क्या होगा। हमें अपने ऑडिट में तीनों टूल्स की जरूरत पड़ती है। वैसे प्रोबेबली मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा टूल यूज होता है आपके ख्याल में क्या होगा, ये डिस्क्रिप्टिव और फिर डायग्नोस्टिक भी, ये एडवांस टेक्निक्स है। रिग्रेशन एनालिसिस, फॉरकास्टिंग, मशीन लर्निंग, इसमें वो बिहेवियर और हिडन पैटर्न को एनालाइज करते हैं। ये जो एग्जांपल्स है आपने सिर्फ इसको याद कर लेना है, ठीक है, एग्जांपल को क्या करना है, लेकिन जो टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स है, इनकी डेफिनेशन, इनका पर्पस, ये आपने अच्छे तरीके से समझना भी है। डन जी, क्लियर। तो आप मुझे ये तो नहीं पूछेंगे सर ये मैंने थोड़ा सा गौर किया है, मुझे ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव। और मेरे ख्याल में ये जो रेशो एनालिसिस है ना, ये डायग्नोस्टिक के बजाय डिस्क्रिप्टिव में आनी चाहिए। तो आपने नहीं सोचना, आईकैप ने जो कह दिया, क्लासिफिकेशन दे दी, एग्जांपल्स आईकैप की, कंसेप्ट हमारा। डन जी, आगे चलते हैं। बताइए अभी तक हमने डाटा एनालिटिक्स में क्या सीख लिया। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या करना है, डिसाइड करना है किस एरिया में यूज करें इसको, उसमें क्या किस एरिया में यूज करना है जहां पे हाई रिस्क हो, और उसमें किस एक्टिविटी में यूज करना है जो ऑटोमेटेबल हो। ये फैसला कर लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, उसको क्लीन करना है। डाटा कलेक्ट कर लिया, क्लीन कर लिया। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, उसको एनालिटिक्स परफॉर्म करो, जो एनालिसिस करने करो उसके ऊपर। ऑडिटर नॉर्मली कितनी तरह के एनालिसिस परफॉर्म कर कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव। शाबाश, आगे चलते हैं। जब आप ये एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे, जब आप क्या कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपके सामने कुछ रिस्क सामने आएंगे, यानी ट्रेंड एनालिसिस से, रेशियो एनालिसिस से, या इनसे कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसे एरिया सामने आएंगे जो अनयूजुअल हैं, जो कि एक सेट पैटर्न से हटके हैं। भाई ऐसे ही होगा ना, एनालिसिस करेंगे, कुछ चीजें एज एक्सपेक्टेड होंगी, कुछ चीजें एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होंगी। तो अब आपने क्या करना है, जो एक्सपेक्टेशन से चीजें डिफरेंट है उनको एक लिस्ट बना लेनी है। ये है आपके ऑडिट रिस्क। ये क्या है आपके ऑडिट। अच्छा, अब उसने थोड़ा सा अजीब काम किया है यहां पे, कंसेप्ट ठीक है, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क, उसके बाद जो उसने एग्जांपल्स दी है ना, ये ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, ये आईटी से रिलेटेड। लेकिन बहरहाल इसको हम कोशिश करते हैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके एक्सप्लेन कर दें। हमने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई, जैसे हम ये देखेंगे कि भाई सारी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, किसी को छोड़ स्किप नहीं करना। एक ये चीज आईटी का प्रोबेबली जो डाटा एनालिटिक्स का एक बड़ा फायदा है, सबसे यानी रियल में जो एक बड़ा फायदा है वो ये है कि पहले आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी टेस्टेड कम होती थी, हम लोग ह्यूमन है, अब हम लार्ज ट्रांजैक्शन भी टेस्ट कर सकते हैं। इवन अब तो 100 कुछ ऑडिटर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे वो इस बात को भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपना टेस्टिंग लेवल 100% तक कर दें उन एरियाज में जिनमें ऑटोमेशन पॉसिबल है, और ये ऑडिटर्स कर भी रहे हैं। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, डाटा। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो टेस्ट कर रहे हैं हम, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी डाटा एनालिटिक्स की वजह से, क्या ऑडिट की क्वालिटी भी डबल नहीं हो जाएगी पहले की निस्बत? बिल्कुल, अब पहले की निस्बत हम ज्यादा एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट कर सकेंगे डाटा एनालिटिक्स। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि कोशिश ये करनी है कि रिस्क असेसमेंट करनी है तो सारी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें और फिर रिव्यू करें यूजर एक्सेस, टाइमिंग, अमाउंट। आप ये देखें, जैसे सेल्स सिस्टम में हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो देखिए सेल्स सिस्टम को कौन एक्सेस, किस किस की एक्सेस है सेल्स सिस्टम में, यानी सेल्स सिस्टम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का इख्तियार किस किस के पास है, सारे देखें। और ये देखें अपने जो लिस्ट सामने आएगी तो आपको पता चले, ओहो ये तो एक पर्सन ऐसा है जो कि परचेज डिपार्टमेंट का है, उसे सेल्स सिस्टम की एक्सेस क्यों दी गई है, ये कोई गड़बड़ लगती है। या आपको जब डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे आपके सामने सारा लॉग आ जाएगा, लॉग मेंटेन होता है ना प्रैक्टिस में, सिस्टम लॉग पता है ना आपको क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर पे बैठ के आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो आप कहेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम तो 9 to 5 है,
ये रात को 10 बजे कौन ट्रांजैक्शन 2-3 रिकॉर्ड कर रहा था? आप टाइमिंग नॉर्मल हालात में आप ये सिस्टम लॉग की इतनी डिटेल टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन क्लाइंट से कहा सर सिस्टम लॉग की फाइल दे, उसने 100 फाइल सोर्स की फाइल दे दी आपको, आपने डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में उसको इन किया, वो आपको सारे टाइम का एनालिसिस करके बता देगा कि इसमें अनयूजुअल लॉगिन कौन से हैं, रूटीन में कौन से, पता चले साल के एंड पे एससीएफओ के लॉगिन अकाउंट से सेल्स में कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। अब बताइए ये रिस्क है कि नहीं इनमें? कहता है ये आइडेंटिफाई होगा आपका, ये आइडेंटिफाई एनालाइज रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करने हैं आपने, ये एनालिसिस जब परफॉर्म कर लेंगे कौन कौन सी तरह के रिस्क आपके सामने आ सकते हैं। कोई यूजर एक्सेस एबनॉर्मल यूजर ने एक्सेस किया होगा जो कि नॉर्मली उसके पास राइट्स नहीं होते, टाइमिंग सिस्टम को एक्सेस करने की टाइमिंग एबनॉर्मल होगी, अमाउंट्स जो है वो एबनॉर्मल है, या बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं अगर, वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे डाटा एनालिटिक्स की मदद से। रोल कन्फ्लिक्ट्स हैं, परचेज वाला जो है वो परचेज के साथ साथ सेल्स के सिस्टम को भी एक्सेस कर रहा है, और ट्रेस डाटा बिटवीन सिस्टम कि जैसे जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में डाटा सही ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। ये सारी एक्टिविटीज जो नॉर्मली हम मैन्युअली परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म पहले भी करते हैं, मैन्युअली भी करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। क्या हम नॉर्मल ऑडिट में नॉर्मल पेमेंट्स को हम व्यू नहीं करते? बताया था एनालिटिकल प्रोसीजर में कि रिपेयर एक्सपेंस के एरिया में कोई बड़ी अमाउंट और फिक्स एसेट के एरिया में कोई छोटी, नॉर्मली भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने डाटा एनालिटिक्स में एग्जांपल ये क्यों दी है? डाटा एनालिटिक्स की मदद से हम आसानी से ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कई गुना ज्यादा होगी। ठीक है, हमें पता नॉर्मली टी काउंट आपके सामने आता है, आपको नहीं पता चलता कि इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड की है, लेकिन जब आपके पास सारा लॉग आ जाएगा, एक्सेस आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, किस किसने रिकॉर्ड किया है। जो ट्रांजैक्शन रूटीन यूजर के अलावा किसी और ने रिकॉर्ड की है उनको हम हाईलाइट कर लेंगे, उनमें प्रॉब्लम। अब बताइए रिस्क असेसमेंट हमारी बेहतर और इंप्रूव्ड हुई कि नहीं डाटा एनालिटिक्स की वजह से? ये कह रहा है रिस्क आइडेंटिफाई। चलिए अच्छा, रिस्क आइडेंटिफाई हो गए तो मुझे बताइए अब डाटा एनालिटिक्स को हम सिर्फ रिस्क आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करें, यानी रिस्क असेसमेंट स्टेज पे यूज करें, या कि कंट्रोल स्टेज पे भी यूज करें? तो बताइए रिस्क के बाद अगली बारी किसकी आनी चाहिए? कंट्रोल्स की। देखिए तरतीब समझ आ रही है? पहले डिसाइड करो क्या करना है, किधर करना है, फिर उस एरिया का डाटा इकट्ठा करो, फिर डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म करो, एनालिसिस परफॉर्म करने के नतीजे में कुछ एबनॉर्मल चीजें आएंगी, रिस्की चीजें आएंगी, उनको निकाल लो, फिर उसके बाद उनके कंट्रोल्स को भी तो कंसीडर करना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या सिखाते हैं? रिस्क सामने आए डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे चले जाओ, या के कंट्रोल्स को भी कंसीडर। तो अंडरस्टूड है भाई, रिस्क के बाद अगली बारी किसकी आनी थी? वैल्यूएटिंग मिटिगेटिंग कंट्रोल्स। मिटिगेटिंग ऐसे कंट्रोल जो कि उस रिस्क को कम कर रहे हो। अब ये उसने कंट्रोल्स आपको बताए हैं, लेकिन ये कंट्रोल प्रोबेबली आपके वो जो चैप्टर 11 था कंट्रोल्स वाला, कौन सा था? चैप्टर 9। चैप्टर 9 वाले नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भला? आईआईटी वाले। वैसे मुझे याद है उसमें कभी कभी ये कंट्रोल आता था कि क्या करे, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ठीक है, आईटी एक्सेप्शन, हाँ कुछ, लेकिन 12 भाई अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आईटी सिस्टम के अंदर कौन कौन से आईटी बेस्ड कंट्रोल हो सकते हैं। आईटी सिस्टम, अब देखिए हमारा फोकस प्योरली क्या है? आईटी सिस्टम। कंट्रोल ये भी पढ़ रहे हैं, कंट्रोल चैप्टर 9 में भी पढ़े थे। चैप्टर 9 में समझ लीजिए वो मैनुअल सिस्टम के ऊपर क्या कंट्रोल्स अप्लाई करने थे वो है, और ये क्या है? आईटी सिस्टम के कंट्रोल्स। अच्छा क्या कंट्रोल्स है? वो कह रहा है 3 कैटेगरीज है कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, म्यूचुअल कंट्रोल्स और कंटिन्यूस ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। किसी भी एक मिनट क्या है ये? मैनुअल कंट्रोल, ओके कोई बात नहीं। म्यूचुअल भी इस वजह से मैंने कहा था कि म्यूचुअल का कंसेंट इसमें अप्लाई होता है, वो कैसे मैं भी बताता हूं। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, मैनुअल कंट्रोल्स, कंटिन्यूस ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। ये कौन से कंट्रोल है भला? ये सारे, इन सब में कॉमन चीज क्या है तीनों में? ये आईटी सिस्टम पे अप्लाई किए जाते हैं कंट्रोल। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स वो है जो खुद के खुद ही चल रहे होते हैं, उनमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। मैनुअल कंट्रोल्स वो हैं
जो कि मैनुअली परफॉर्म होंगे, यानी इसमें इसमें तो इंसान की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूर है, लेकिन साथ आईटी की सपोर्ट भी है, आईटी की सपोर्ट। और ये कंसेप्ट क्या है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें आप सिस्टम की, 24/7 मॉनिटरिंग कर, जैसे वो कल हमने पढ़ा था ना, वो क्या था, एम्बेडेड हार्डवेयर फैसिलिटीज, उस तरह का कंसेप्ट डिटेल में पढ़ते। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या है, जैसे सिस्टम के अंदर बिल्ट इन कंट्रोल कर दिया जाए, क्या कि जब भी कोई इनवॉइस, जब भी कोई पर सप्लायर इनवॉइस रिकॉर्ड होने के लिए आई है ना, अगर उसका जीआरएन नहीं है, जिस इनवॉइस का जीआरएन नहीं, वो इनवॉइस रिकॉर्ड ना हो। बताइए अच्छा कंट्रोल है कि नहीं? जिस सप्लायर इनवॉइस का जीआरएन ना हो, वो इनवॉइस रिकॉर्ड। अब मुझे बताइए, इसमें अगर कोई पर्सन ऐसी इनवॉइस डालने की कोशिश करेगा जिसका जीआरएन नहीं है, सिस्टम एक्सेप्ट करेगा? क्या इसमें किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है इस कंट्रोल को अप्लाई करने के लिए? नहीं, सिस्टम बिल्ट है। फिर एक्सेस कंट्रोल, हर यूजर जिसने एंट्री रिकॉर्ड करनी है अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेगा, यूजर नेम पासवर्ड एंटर नहीं किया सिस्टम एक्सेस नहीं देगा। अब बताइए, ये भी एक कंट्रोल है, लेकिन ये सारे का सारा कंट्रोल 100% कौन परफॉर्म कर रहा है? सिस्टम। इसमें किसी इंसान की जरूरत है? नहीं जरूरत, नहीं जरूरत। सिस्टम 100% विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन ये कंट्रोल्स परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा जब इस तक इसका अपोजिट भी ना समझेंगे। अपोजिट क्या है? मैनुअल कंट्रोल। ये वाले को अपोजिट नहीं, डिफरेंट करना चाहिए। ये कौन से कंट्रोल है जिनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है? आईटी भी है, क्योंकि सारा हम टॉपिक ही आईटी का पार्ट है, तो जो आईटी ना होती तो फिर वो इधर होता ही ना। मैनुअल कंट्रोल्स यानी ह्यूमन में, ये कौन से है? अप्रूवल वर्कफ्लोज। अप्रूवल वर्कफ्लो का मतलब क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी की क्रेडिट लिमिट है डेटर की 10 लाख और वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर जरा मुझे 2 लाख की मजीद सेल कर दीजिए, तो उसकी 2 लाख की मजीद सेल करनी है। अब मुझे बताइए ये अप्रूवल किसने देनी है? सिस्टम ने कि किसी सीनियर पर्सन ने? और वो सीनियर पर्सन मुझे बताइए क्या मैन्युअली कागज पे साइन करके स्टैंप लगा के अप्रूवल देगा कि सिस्टम के अंदर उसको एक्सेस करके उसकी अमाउंट 10 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर देगा? सिस्टम के अंदर। तो ये वो कंट्रोल है जिसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। पहली एग्जांपल, ठीक है। ऊपर वाली जो एग्जांपल थी वो सारी की सारी ऑटोमेटेड थी, 100% ऑटोमेटेड। ये कौन सी है? ये म्यूचुअल, दोनों शामिल है इसमें आईटी भी शामिल है, मैनुअल एलिमेंट भी शामिल है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का मतलब क्या है भाई? मंथ एंड पे रूल है, मंथ एंड के ऊपर जितने भी ऐसे डेटर्स हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट कम है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा है, उसकी लिस्ट निकाल के ईमेल भेज दो सीएफओ को, ठीक है। इस लिस्ट को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन रिपोर्ट। लफ्ज एक्सेप्शन आईटी में कब यूज होता है? जब भी कोई प्रोसेस रूटीन से हट के कोई एक्टिविटी होना, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। आईटी की लैंग्वेज में एक्सेप्शन किसे कहते हैं? हर उस स्टेप को, हर उस प्रोसेस को, हर उस ट्रांजैक्शन को जो रूटीन से हटके हो। तो रूटीन क्या है कि हर डेटर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से कम होना चाहिए। अगर किसी सर्टेन डेट पे हम ये निकालते हैं लिस्ट कि वो डेटर्स की लिस्ट निकालो जिनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा है, और लिस्ट वो जनरेट कर देता है सिस्टम। हमने कहा हर मंथ एंड पे ऑटोमेटिकली लिस्ट जनरेट करके सीएफओ को ईमेल कर दो, तो ये क्या है? एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब सवाल मेरा सिंपल है, एक्सेप्ट, मुझे लग रहा है एक्सेप्शन रिपोर्ट तो फुल्ली ऑटोमेटेड है कि इसमें मैनुअल एलिमेंट इन्वॉल्व है? सोचिए, क्या ये फुल्ली ऑटोमेटेड है कि इसमें आईटी सिस्टम के साथ साथ मैनुअल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है? हाँ, ये कंट्रोल, एक्सेप्शन रिपोर्ट का कंट्रोल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक सीनियर मैनेजमेंट इसको रिव्यू नहीं करेगी। अब जी, तो इसीलिए ये जो एक्सेप्शन रिपोर्ट है ये भी कौन से है? मैनुअल कंट्रोल की एग्जाम। ये बात समझ आ गई। कंटिन्यूस ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग क्या है कि
आपने जाके एज ऑडिटर क्लाइंट का जो आईटी डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट है जो डाटा एनालिटिक्स का काम, वहां पे जाके देखेंगे सर जितना भी आईटी सिस्टम होता है ना उसका समझ लीजिए एक सेंट्रल रूम होता है या सेंट्रल डैशबोर्ड होता है जिसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट सारी की सारी एक्टिविटीज की स्टैटिस्टिक्स नजर आ रही होती हैं। आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि वो पूरी बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन एक रूम ऐसा है जिसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं और उनका काम क्या है, पूरी मॉनिटरिंग करना, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना। उनके सामने डैशबोर्ड लगा होता है, उस डैशबोर्ड से हमारा स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन के अंदर हर सीसीटीवी कैमरा की वीडियो नजर आ रही है और उन्होंने यही देखना होता है कि क्या कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं आ रही। ये क्या है, ये है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनकी समरी, उनके स्टैटिस्टिक्स, ये भी सारे डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो रहे। एज ऑडिटर हमने ये देखना है क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मैनेजमेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रही है तो बताइए गुड कंट्रोल के बैड कंट्रोल, ये तो गुड कंट्रोल हो गया, ठीक है। और फिर अगर इसी तरह कोई भी एक, तो ये है ना रियल टाइम डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब क्या है, ऐसी स्क्रीन जिसमें सारे स्टैटिस्टिक्स, सारे ऑपरेशन सामने नजर आ रहे हों, उसे बोलते हैं डैशबोर्ड। सीसीटीवी कैमरे की एग्जांपल इसलिए बताइए कि आसानी से समझ लग जाएगी, वरना असल में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं और भी डैशबोर्ड होते हैं, ठीक है। तो सारे डैशबोर्ड जो हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ एक्टिविटीज हो रही है उनकी समरी डैशबोर्ड पे नजर आ रही है। और अगर कोई मॉनिटर कर रहा है उसको कंटिन्यूस का मतलब है कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। और क्या, अलर्ट या नोटिफिकेशन, कि किसी भी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आए फौरी तौर पे हर मैनेजमेंट को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब है कंटिन्यूस। जैसे आपका मोबाइल है, जैसे ही पैकेज खत्म होने के करीब होता है या मोबाइल बैलेंस आपका 10 रुपए से कम आ जाता है, वो फौरन आपको ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन आ जाता है, बैलेंस कम है, आपका लोन चाहिए 45 रुपए का है? वो क्या है, वो है हमारा अलर्ट या नोटिफिकेशन सिस्टम यूज किया गया, ठीक है। हाँ, उससे पहले सभा कहा जाता है, सभा के मैसेज की वजह से तो बैलेंस कम हुआ होता है। तो ये है हमारे एवेल्युएटिंग मिटिगेटिंग कंट्रोल्स। भाई बात समझ आ गई आपको? तो मिटिगेटिंग कंट्रोल्स कितनी किस्म के हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, मैनुअल कंट्रोल, कंटिन्यूस ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। भाई हेडिंग्स को जहन में लाके बताएं, इसके अंदर जो लिखा हुआ है हेडिंग सोच के जहन में कंसेप्ट आता है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। अब आगे हमारा रूटीन वाला ही काम है, ये टेक्निकल काम खत्म हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। भाई टेक्निकल काम कहां तक था, हमने प्लान किया किस एरिया में यूज करना है, डाटा निकाला, डाटा को सीधा पतला किया, नीट एंड क्लीन किया, उस पे 3 तरह में से जो एनालिटिक्स चाहे परफॉर्म करना चाहे तीनों कर दें, खुली छुट्टी है, परफॉर्म करें। जब ये एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे उसके सामने कुछ चीजें आपकी मैच आ जाएंगी, कुछ आउट ऑफ पैटर्न आएंगी। जो चीजें आउट ऑफ पैटर्न आई है वो क्या है, रिस्क है। आप यहाँ पे फिर रिस्क असेसमेंट करें, साथ में कुछ और चीजों को भी देखें, इसके रिजल्ट भी देखें और साथ में कुछ और से भी। रिस्क की लिस्ट बन गई हमारे पास, ये ऊपर वाले सारे काम करने के बाद हमारे पास रिस्क की लिस्ट बन गई। अब क्या करना है, देखना है उन रिस्क के कंट्रोल्स क्या क्या हैं। कंट्रोल्स कितनी किस्म के हो सकते हैं, कंट्रोल्स 3 किस्म के हो सकते हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, मैनुअल कंट्रोल, कंटिन्यूस ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। बस इसके बाद आप अंदाजा लगा लें कंट्रोल वीक है कि स्ट्रांग है, उस लिहाज से रिस्क असेसमेंट और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे चले जाना है। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसने नहीं बताया हुआ, वो अच्छा नहीं बताया हुआ, वो हम कैट्स वाले ही इस्तेमाल कर लेंगे। अब कुछ जनरल डिस्कशन, क्या बेनिफिट्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स। आपके ख्याल में डाटा एनालिटिक्स के कुछ बेनिफिट्स हैं कि नहीं है? हैं, होने तो चाहिए बिल्कुल। क्या क्या बेनिफिट्स है, इंप्रूव्ड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए बिजनेस को अंडरस्टैंड करना आसान हो गया, ज्यादा बेहतर तरीके से आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिस्क असेसमेंट भी आपकी इंप्रूव हो गई। अब आप पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप ज्यादा डिटेल में जाके टेस्टिंग कर रहे हैं। आप तो क्लाइंट के सिस्टम में घुस गए डिटेल में जाके, पहले सिर्फ चंद एक ट्रांजैक्शन 100 की होती थी, अब हम हजारों की ट्रांजैक्शन भी एनालाइज कर सकते हैं। टाइम एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन करेंगे तो आप सुकून से बैठ के चाय पी रहे होंगे, चाय पीते पीते वो 20 तरह की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देगा। ऑटोमेशन
कंसिस्टेंट ऑडिट टेस्टिंग ऐसा नहीं है सुबह आए तो सुकून से काम कर रहे हैं। सुबह क्या है जी, एक जैसे पेपर में आपके साथ होता है, पेपर में क्या होता है, पहला 10 नंबर का सवाल तसल्ली से 30 मिनट में, और एंड में 20 मिनट के सवाल के लिए 17 मिनट बचते हैं। कहता है ऐसा काम नहीं होगा, ये कंसिस्टेंसी रहेगी। जब ऑटोमेशन होती है तो क्या होता है, कंप्यूटर के काम में आपको ये चीज नजर नहीं आएगी कि वो जल्दी से कर रहे हैं या देर से कर रहा है, वो एक ही स्पीड के साथ कर रहा है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी अच्छी चीज है। 100% पॉपुलेशन टेस्टिंग भी पॉसिबल है, हर एरिया में नहीं, लेकिन बहुत से पहले चंद एक एरिया में पॉसिबल होती थी 100% टेस्टिंग। अब तो बहुत से एरियाज में 100% टेस्टिंग पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ने करनी, ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए से करेंगे। इनहैंस फ्रॉड डिटेक्शन, अब फ्रॉड को छुपाना मुश्किल हो गया है। पहले अगर 10,000 ट्रांजैक्शन के अंदर 3 ट्रांजैक्शन थी ना, तो उसको ढूंढना ऐसे था जैसे बहुत बड़े सहरा में कोई सुई ढूंढना। अब कहता है सुई क्या, हम कोई तिनका भी होगा ना बड़े सहरा, वो भी ढूंढ लेंगे। एआई जितनी ज्यादा अपडेट हो रही है उतना ही डिटेल टेस्टिंग पॉसिबल है, फ्रॉड डिटेक्शन भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल कैसे होती है, हम एक होता है पैटर्न आइडेंटिफाई करना। अगर आप उसको बता दें पहली ट्रांजैक्शन, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूं, आप एक पैटर्न दूंगा, आपने इसमें से बताना है मोस्ट लाइकली फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कौन सी है। इनवाइस, सेल्स की इनवाइसेस रिकॉर्ड हो रही है, पहली इनवाइस रिकॉर्ड हुई 18,538 रुपए, दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई 73,540 रुपए, तीसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई 1735 रुपए, चौथी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई 50,000 रुपए, छठी ट्रांजैक्शन, पांचवी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई 7,332 रुपए। जो राउंडेड वाली अमाउंट है मोस्ट लाइकली वो फ्रॉडुलेंट ट्रांस, क्योंकि जो सेल्स होती है ना मुमूमी तौर पे, वो आपको पता है रैंडम नंबर आते हैं। लेकिन अगर हर कुछ नंबर, हर 500 के बाद एक ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही हो, फर्ज करें हर 500 ट्रांजैक्शन के बाद एक ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही हो, क्या एक आम इंसान इस फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है? लेकिन क्या ऑटोमेटेड टूल्स इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ये है पैटर्न रिकॉग्निशन, इमीडिएटली पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते। तो अब फ्रॉड डिटेक्ट करना हमारे लिए आसान हो गया है। वैल्यू एडेड मैनेजमेंट इनसाइट्स, हमें मैनेजमेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस का मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये जनरल बात कर रहा है। ये फायदे समझ आए कुछ? ये काम का है, ये भी काम का है। बस पहला और आखिरी जो है ना, ये थोड़ा जनरल सी बात की है उसने, बाकी चीजें अच्छी है, मतलब समझ आए। चैलेंजेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स, क्या सिर्फ फायदे ही फायदे हैं कि इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, एहतियात भी करनी है? एहतियात, डाटा प्राइवेसी एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, कह रहा है ऐसा ना हो क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, आप अपने डाटा एनालिटिक्स टूल को यूज करते हुए उसे पब्लिक कर दें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कई फर्म जो है ना, कई फर्म वो प्रैक्टिस में एआई टूल्स को यूज करने की इजाजत नहीं। इसकी रीजन ये है कि जब एआई में आप कोई डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए डाटा इनपुट करते हैं ना, तो वो डाटा उनके पास चला जाता है, बैक एंड पे उनके सर्वर पे स्टोर हो जाता है। हालांकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल है, ओपन एआई है, मतलब इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जानबूझ के डिस्क्लोज करेगी उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, लेकिन फिर भी अनइंटेंशनली भी तो हो सकता है। तो इसलिए फर्म इसको फिलहाल डिस्करेज करती हैं कुछ फर्म कि इस क्लाइंट के डाटा पे एनालिटिक्स परफॉर्म करने के लिए हम एआई का इस्तेमाल, हाँ फर्म के अपने जो सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनल भी बनाए होते हैं फर्म ने, ठीक है। ये जो बिग 4 फर्म्स होती है ना, दूसरी इंटरनेशनल एफिलिएशन की होती है जिन फर्म्स ने, वो इंटरनेशनल फर्म ने ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें डाटा आपका विद इन द फर्म ही रहता है, विद इन द नेटवर्क फर्म ही रहता है, ग्रुप के अंदर ही। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जिस डाटा पे आप क्लाइंट के जिस डाटा पे एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज ना हो। और लिमिट क्लाइंट सिस्टम एक्सेस, क्लाइंट बाज़ औक़ात हमें अपने सिस्टम की पूरी एक्सेस नहीं देता, ठीक है। समटाइम कुछ जैसे क्लाइंट अगर ये कहे सर मैं बैंक स्टेटमेंट तो देता हूं आपको, लेकिन मैं पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा, मैं एक्सेल की फॉर्म में नहीं दूंगा, तो अब आपके पास सिस्टम की पूरी एक्सेस नहीं है, अपनी मर्जी की एक्सेस नहीं है, आप उस पर याद रखें। क्या अगर क्लाइंट हमें रिफ्यूज कर दे कि वो पीडीएफ में तो इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेल में नहीं देगा, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? नहीं, इंफॉर्मेशन तो उसने दे दी, इंफॉर्मेशन तो दे दी, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगर क्लाइंट कहे ये इंफॉर्मेशन मैं आपके जूनियर टीम मेंबर को नहीं दूंगा, सिर्फ पार्टनर को दूंगा,
क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? नहीं है, ऑडिटर को प्रोवाइड तो करते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ जीरो एरर, कह रहा है अगर आप डाटा एनालिटिक्स से या एआई से ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये जीरो एरर करेगा, ये अजम्पशन एक्सपेक्टेशन आपकी अनरियलिस्टिक है। इसमें एरर्स भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी लेवल पे ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपने जब भी कोई डाटा एनालिटिक्स के रिजल्ट होंगे उनको रीचेक करना है, ध्यान से उसको देख लेना। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, जब आप डाटा एनालिटिक्स को यूज करेंगे कुछ चीजें डॉक्यूमेंट भी करनी है, बिल्कुल जो भी टूल्स यूज किए उनको डॉक्यूमेंट करें, टूल्स की मदद से प्रोसीजर और रिजल्ट ये डॉक्यूमेंट्स करें, लिख लेना भाई डाटा एनालिटिक्स के बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, रिजल्ट क्या था। डन। चलिए टॉपिक तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब एंड में छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको एरिया बताऊंगा, आपने मुझे बताना है। जैसे कल हमने एक्सरसाइज की थी ना कि मैंने एरिया बताया, आपने बताया कि उसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे। तो एरिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अगर एक आपका ऐसा क्लाइंट है जो ई कॉमर्स बिजनेस करता है, ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब क्या है, ऑनलाइन सेलिंग करता है, आप उसके ऑडिटर हैं, अमेज़न के ऑडिटर हैं, आपने अब डाटा एनालिटिक्स यूज करने हैं। क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में डाटा एनालिटिक्स यूज हो सकता है? बिल्कुल, ये देखने के लिए कि रेवेन्यू क्या जिस वक्त डिस्पैच किया है उसके बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है, उससे पहले तो नहीं हो रहा। ये कैसे पता चलेगा हमें कि डाटा एनालिटिक्स से ये कैसे पता चलेगा क्लाइंट का रेवेन्यू सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? भाई हम देखेंगे जो भी सेल इनवाइस है उसको गुड डिस्पैच नोट के साथ कंपेयर कर लेंगे। सेल इनवाइस की डेट क्या है, गुड डिस्पैच नोट की डेट। अब मुझे बताइए अगर मैन्युअली आपको ये काम करना पड़े और आपको 10 इनवाइसेस भी दे दी जाए ना कि ढूंढ के मैच करो, तो आपने 3-4 घंटे लगा देने। सिस्टम ने 10,000 सेल की ट्रांजैक्शन को 10,000 गुड डिस्पैच नोट के साथ कंपेयर करके डेट्स का कंपैरिजन करना है ना, 1 मिनट के अंदर आपको लिस्ट बता देगा, सर ये वो ट्रांजैक्शन है जिनकी डेट सेम डे नहीं, आगे या पीछे। ये क्या हुआ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आप आसानी से कंफर्म कर लेंगे डाटा एनालिटिक्स की हेल्प से। पहली एग्जांपल, किस चीज की एग्जांपल, ये डाटा एनालिटिक्स हमारे प्रैक्टिकली ऑडिट में कैसे हेल्प कर रहा है हमारे, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहा है। किसमें कर रहा है? फिर क्या, फ्रॉडुलेंट रिटर्न, कि हमने ये देखना है नॉर्मली तो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, अगर हम 100 चीजें जो है वो सेल करें तो 5% रेट ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन लास्ट मंथ में ये रेट ऑफ रिटर्न बढ़ के 20% हो गया। रिटर्न ज्यादा क्यों हो रही है? फेक सेल। वरना क्लाइंट, अगर आप सिर्फ ये रेंट का देखेंगे ना, क्लाइंट आपको कह सकता है सर रिटर्न हुई है तो क्या हुआ, सेल रिटर्न होना नॉर्मल है, हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में होता है। लेकिन जब आपने डिटेल टेस्टिंग की होगी, आपने पिछले महीनों का एनालिसिस किया होगा कि सेल रिटर्न होती है तो कितनी होती है और कौन से वाले नॉर्मली डेटर्स होते हैं, और फिर आपको ये पता चले भैया ये वो डेटर था जिसने पिछले साल भी ईयर एंड पे रिटर्न की थी। कहेंगे नहीं भैया सर एनालिसिस हमारा कंप्लीट है, डिटेल्ड है। ये डेटर वैसा डेटर है, हर दफा सेल करता है करते हैं तो उसको रिवर्स करते हैं आप, अमाउंट भी हाई होती है। अगर एक दफा चीजें वापस कर दी बिला वजह तो दूसरी दफा क्यों आपने सेल की, गड़बड़ लगी। फ्रॉडुलेंट रिटर्न्स आइडेंटिफाई करना आसान है, एग्री करते हैं? अच्छा, फिर मजीद अगली एग्जांपल, किस चीज की एग्जांपल, कि डाटा एनालिटिक्स हमारे ऑडिट में कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। स्पेसिफिक एग्जांपल, वो तो सारी जनरल डिस्कशन थी ना, अब ये स्पेसिफिक एरिया लेवल की एग्जांपल। आगे सुने, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या, एज ऑडिटर हम ये देख सकते हैं कि क्या सेल्स और स्टॉक इनका लेवल सेम मूव हो रहा है, यानी ऐसा तो नहीं कि जो स्टॉक है सेल्स बढ़ रही है और स्टॉक कम हो रहा है, इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो बाइंग ही नहीं कर रहे मजीद इन्वेंट्री के, ठीक है, या जो सेल है ये फेक लग रही है। तो आपने बताया था ना, अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर डबल एंट्री सिस्टम की वजह से कुछ अकाउंट्स का आपस में प्लाजिबल रिलेशनशिप होता है, एक बढ़े दूसरा भी बढ़ता है, एक कम हो दूसरा भी कम होता है। तो वैसे तो आप उसको खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं टोटल की फिगर के साथ, कि जो टोटल का जो सेल्स है और सेल्स कमीशन है वो सेम है कि नहीं,
वो टोटल में एनालिटिकल उसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या हो, अगर आपने डेली बेसिस पे देखना हो कि हर रोज की सेल और हर रोज का कमीशन, इनका प्लाजिबल रिलेशनशिप है कि नहीं, भाई समझ रहे हैं, पूरे साल का तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेली का वो डाटा एनालिटिक्स से कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी डेली बेसिस पे इन्वेंट्री का लेवल क्या है, सेल्स का लेवल क्या है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि सस्पिशियस है, अनऑथोराइज्ड है। ठीक है, एक पर्सन है, उसको उसको इलेक्ट्रॉनिकली इजाजत ये दी गई कि आप सिर्फ 50,000 तक एक्सपेंस अप्रूव करेंगे। हमने उसे कहा अच्छा जरा अपना लॉगिन तो दिखाओ, हम इसमें एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहते हैं, सिस्टम लॉग देखना चाहते हैं। सिस्टम लॉग निकाला तो पता चला कि उसने 2-2 लाख की ट्रांजैक्शन भी अप्रूव की हुई है। तो ये इसका मतलब है ये अनऑथोराइज्ड है। अनऑथोराइज्ड कैसे हैं, उसने अप्रूव तो की है लेकिन उसने करनी नहीं चाहिए थी, ये तो हायर लेवल को करनी चाहिए थी। हम फौरन उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वरना नॉर्मल हालात में आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना कि इस पर्सन ने पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शन अप्रूव की हैं और उनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन इसकी लिमिट से ज्यादा है, मुश्किल होता। डाटा एनालिटिक्स से अनअप्रूव्ड ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना चुटकियों का काम। और लास्ट क्या है, साइबर सिक्योरिटी। कंपनी ने अपना जो पूरा आईटी का सिस्टम है उसे अच्छे तरीके से सिक्योर किया है कि नहीं किया, उसके लिए क्या आईटी जनरल कंट्रोल, कल पढ़ा था ना, कल परसों आईटी जनरल कंट्रोल्स हमने अंडरस्टैंड किए थे, उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी आप टेस्ट कर सकते हैं डाटा एनालिटिक्स में। ठीक है, मॉनिटर करें क्या टाइमली सिक्योरिटी अपडेट्स हो रहे हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी में आपको पता है आईटी जनरल कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया फौरी तौर पे उसको रिजॉल्व किया जाए, अपडेट्स लेके आए जाए। अगर कोई वायरस आए फौरी तौर पे एंटीवायरस इंस्टॉल करें। तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर का अपडेट कब आया और कंपनी ने कब इंस्टॉल किया। पता चले अपडेट विंडोज की तरफ से पिछले महीने लॉन्च हो गया था, कंपनी ने इस महीने उसको अपडेट किया है, इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी वीक है, अपडेट्स डिले हो रहे हैं। कुछ समझ आए? ये एग्जांपल क्या चीज, एक नॉर्मल ये एग्जांपल क्या चीज है भला, ये ज़हन में रखिएगा। ये एक नॉर्मल कंपनी जो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, उसके हम जब डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे तो हम किस किस एरिया में परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फायदा होगा, एग्जांपल्स हैं उसके। ठीक है जी, इन एग्जांपल को आप किसी भी और दूसरे क्लाइंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे था ना हमारा कल हमने पढ़ा टेस्ट डाटा है, इसकी एग्जांपल बताएं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे था कल ऑडिट सॉफ्टवेयर है, इसकी एग्जांपल बताएं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज क्या है, डाटा एनालिटिक्स, इसकी एग्जांपल बताएं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। उसने एक क्लाइंट पकड़ा और उसके डिफरेंट एरियाज में एग्जांपल बता दी। भाई कुछ को समझ आई? चलिए, थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल तो नहीं था? मुश्किल था। कौन से वाला पार्ट सबसे मुश्किल था? बोरिंग था। हाँ बिल्कुल, वो आईटी है, मुझे बोर, हाँ उनका चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।